Hello friends, welcome back to the Hogwarts Learning. So in our previous video, as we discussed what is bank, functioning of bank and history of a bank. हमने सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा था कि बैंक का क्या था इतिहास, कौन था भारत का पहला बैंक, कौन सा था ऐसा बैंक जिनको मर्ज करके हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया, क्या था इवोल्यूशन ऑफ बैंक, कैसे हुई थी फंक्शनिंग ऑफ बैंक, कैसे फंक्शन करते हैं बैंक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है बैंक। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होता है आरबीआई, कैसे फंक्शनिंग होती है आरबीआई की, क्या था इतिहास आरबीआई का और कौन सा ऐसा वाइसरॉय था जिन्होंने ऐसी कमिटी बैठाई थी जिस कमिटी के फॉर्मेशन ने रिकमेंडेशन देकर हमारे आरबीआई का फॉर्मेशन कराया जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। क्या आरबीआई की हिस्ट्री, क्या जानना शुरू करते हैं कि क्या है आरबीआई की हिस्ट्री। बहुत ही जरूरी टॉपिक है, बिना अपना पेन एंड साथ में रखिए, बिना समय गवाए जानते हैं कि क्या होता है। तो अगर जानने की बात शुरू करें तो बात शुरू होती है 1900, ये सारी तथ्यात्मक जानकारियों को लिखते जाइएगा। बात शुरू होती है 1920 से 1926 के बीच में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, अपना वाइसरॉय अपॉइंट किया था। किसे वाइसरॉय अपॉइंट किया था? लॉर्ड रीडिंग को। ठीक है साहब। अच्छा, एक सेकेंड सर, बता तो दिया ये वाइसरॉय होता क्या है, पहले ये तो बता दो कि वाइसरॉय होता क्या है। ठीक है, बता तो दिया लॉर्ड रीडिंग को बना दिया था, लेकिन ये तो बताओ कि वाइसरॉय क्या होता है। देखो यार, बहुत ही सिंपल है, हम सब जानते हैं, लेकिन नए शब्द मिल जाते हैं तो थोड़ा सा हमारी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि वाइसरॉय वन हु रूल्स अ कंट्री और अ प्रोविजन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज किंग। ठीक है, जो अपने राजा के रिप्रेजेंटेट करते हुए, अपने राजा को रिप्रेजेंटेट करते हुए क्या करे, किसी भी देश पे या राज करे, या किसी भी प्रोविजन में या किसी भी टेरिटरी में राज कर रहा हो, जिन्हें पहले से बता दिया गया हो कि देखो भाई आपको ही राज करना है थोड़े समय के लिए, तब तक आपको बनाया जा रहा है। तो 1920 से 1926 के बीच में इन्हें वाइसरॉय अपॉइंट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है साहब, हुआ क्या था, इन्होंने भी एक कमीशन का अपॉइंटमेंट किया था और उस कमीशन का नाम है HYC। एक सेकेंड, किया तो था, लेकिन किया क्यों था जानने से पहले जान लेते हैं क्यों किया था। देखो यार, ये कमीशन को बनाया गया था इंक्वायरी के लिए। किस चीज की इंक्वायरी के लिए बनाया गया था? इंक्वायरी के लिए जो भी पूर्व और मध्य अफ्रीका में ब्रिटिश क्षेत्र थे, जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी, उनकी संभावित निकट संघ को देखने के लिए एक नियुक्ति करी गई थी। ठीक है, उस नियुक्ति का नाम क्या था? इस नियुक्ति का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लीजिएगा हो सके तो, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन का फॉर्मेशन किया गया, बहुत ही पॉपुलरली नोन किया जाता है किससे? रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया। किस नाम से साहब? तो रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं क्या था। ठीक है साहब, अब ये जब कमिटी बन गई, किस लिए बनी थी? तो सर इंक्वायरी के लिए बनी थी। किस लिए, किस चीज की इंक्वायरी के लिए बनी थी? तो पॉसिबल क्लोजर यूनियन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन ईस्ट एंड अफ्रीका। ब्रिटिश के जो भी जितने भी टेरिटरीज थी उसमें जो भी सुधार कार्य करे जाने थे, उस चीज के लिए इन्होंने करा था कि क्या बेहतर हो सकता है, किस चीज का बेहतर काम करे। ठीक है, तो उसी काम करने के लिए उनका ये बनाया हिल्टन यंग कमीशन। कब बनाया साहब? तो 1926 में। सारी जानकारी अपने पेन कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, ये बात हो गई साहब। ठीक है, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे कहा जाता है द बैंक वॉज सेटअप ऑन द बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन, पॉपुलरली नोन एज रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिन्होंने ही रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, इन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद आरबीआई का फॉर्म हुआ था। ठीक है साहब। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई
कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड रीडिंग, और लॉर्ड रीडिंग ने एक कमीशन बनाया, हिल्टनियन कमीशन, रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया, बड़े अच्छे से जाना जाता था। अच्छा साहब, ये बात तो हमको समझ में आ गई। तो कब आरबीआई का क्यों फॉर्मेशन हुआ, कब ऐसा फॉर्मेशन हुआ? अच्छा, तो साहब बात करें 1 अप्रैल 1935 1935 में इनके रिकमेंडेशन पे, हमारी रिकमेंडेशन जब इन्होंने दिया तो रिकमेंडेशन में इन्होंने बताया कि आरबीआई को सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए। सेंट्रल बैंक बनाया, और जो हमारा सेंट्रल बैंक बना वो आरबीआई बना। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया हमको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक एक्ट भी है, एक्ट 1935। क्या? आरबीआई एक्ट 1935। ये सारी जानकारियां लिखते जाइए। ठीक है, इतना बात सर समझ में आ गया कि एक हिल्टनियन कमीशन था जिनके रिकमेंडेशन पे आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा सर, ठीक है, आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ क्यों था साहब? ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था रिस्पॉन्ड करने के लिए इकोनॉमिक ट्रबल को, क्यों जो हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जितने भी इकोनॉमिक ट्रबल्स आ गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उन्हीं सारी चीजों को मैनेज करने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। अच्छा, उस टाइम पे हुआ था। कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक। ठीक है, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ फैसले लिए। ठीक है, लिया तो अच्छा फैसला लिया। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा इतिहास का बात कि क्या हुआ था। अब जानते हैं क्या है मीनिंग आरबीआई की। तो बिना समय गवाए चलिए देखें। बात करें अगर मीनिंग का, अगर हम मीनिंग की बात करें कि मीनिंग क्या होती है सर सेंट्रल बैंक की, क्या है मीनिंग सेंट्रल बैंक की, तो बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है सेंट्रल बैंक का मीनिंग। सेंट्रल बैंक का मीनिंग है, जो आपकी बुक से ही मैंने निकाला है। तो सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या है? सेंट्रल बैंक के बारे में कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर मॉनेटरी स्ट्रक्चर एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, किसी भी देश में, ठीक है, एक बात ये थोड़ा मिटा देते हैं, किसी भी देश में सेंट्रल बैंक, ठीक है, किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी देश में जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या होता है? मॉनेटरी सिस्टम में एक एपेक्स बॉडी होता है। ठीक है, एपेक्स बॉडी होता है जो क्या करता है? जो करता है कंट्रोल, रेगुलेट करता है, ठीक है, डायरेक्ट करता है। ये सारी चीजें लिखते जाइएगा, ये मीनिंग से ही निकल के आ रही हैं। क्या कहा मैंने? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट controls, operates, regulates and direct the of control, regulates, operate, direct the entire banking and monetary structure of a country, ठीक है, किसी भी देश को एक एपेक्स बॉडी के नाम पे इसको रखा गया, एपेक्स बॉडी या सुप्रीम बॉडी। ठीक है, मॉनेटरी में जो भी मॉनेटरी है, जो भी हमारा मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस है, उसमें एक सुप्रीम पोजीशन दी गई है। किसे दी गई है? तो हम सेंट्रल बैंक को। हमारे देश में सेंट्रल बैंक आरबीआई है। ठीक है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। 1 अप्रैल 1935 का इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा कि हिल्टनियन कमीशन के द्वारा किया गया था, पॉपुलरली नोन एज रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखा हमने कि सेंट्रल बैंक के बारे में कहा गया कि इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स, ऑपरेट, डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश का, किसी भी देश हो, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो उनके छोटे छोटे, देखिए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेगा। हम लोगों के जैसे हम लोग हैं, हमारे घर में भी एक सुप्रीम पोजीशन, एक एपेक्स बॉडी होती है। कौन होती है? तो हम सबके फादर होते हैं, जो हर चीज को एक ऑपरेट करते रहते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं। ठीक है, कि क्या कैसे होना है। जब धमकाने की बारी आती है तो वो भी कर देते हैं, कभी प्यार की बारी आती है तो वो भी कर देते हैं। उसी तरीके से
ये भी किसी भी कंट्री में वो करता है, अपनी जो भी इसकी फंक्शनिंग है उसे परफॉर्म करता है। अच्छा सर, फंक्शनिंग वर्ड निकल के आया तो जरा बताइए कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलो सुन लो कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि फंक्शंस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बैंक के फंक्शंस हमने जाने थे कि बैंक के क्या प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस है ना, क्या फंक्शंस है बैंक के। तो वो अगर आप बताएंगे प्राइमरी फंक्शन, आप कमेंट में बताना मेरे को। समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए जानते हैं कि क्या है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक। इतना तेज तेज लिखना पड़ता है कि राइटिंग भी सही नहीं बनती है। ठीक है साहब, अब फंक्शंस की बात आई है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, कितने फंक्शंस हैं सर? 5 फंक्शंस है। चलो पांचों फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि क्या है वो सारे 5 फंक्शन। ठीक है, 5 फंक्शन में सबसे फंक्शन जो बात करें, ठीक है, जो सबसे बेसिक फंक्शन है, हम सबको पता है कि बेसिक फंक्शंस होते क्या है आरबीआई के। ठीक है, करेंसी अथॉरिटी, जो हमें एक हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। ये नोट छाप रहा है, हमको क्यों नहीं मौका मिल रहा है नोट छापने का, है ना? हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम भी छापे, घर पे ही नोट बनाए। सही नहीं है। क्या बोला मैंने? करेंसी अथॉरिटी, अथॉरिटी। ठीक है साहब, ठीक है। पहला फंक्शन अगर देखें, पहला फंक्शन देखें अगर, तो पहला फंक्शन है, सब लिखते जाइएगा, मेरा बोर्ड छोटा है, मिटा दूंगा सब ठीक है, चलो। तो क्या है पहला फंक्शन जो है वो है करेंसी अथॉरिटी। ठीक है, आरबीआई एक सोल ऐसा एपेक्स बॉडी है जिसे करेंसी इशू करने की अथॉरिटी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस लाती है, जो बात शायद बहुत कम लोगों को पता रहती है, और कुछ लोगों को पता रहती है तो बड़ी अच्छी बात है कि इसे करेंसी अथॉरिटी तो है, जो हमारे बैंक नोट्स होते हैं, जो हमारे बैंक नोट्स होते हैं उन्हें छापने की पूर्ण इजाजत है इन्हें। ठीक है, कि आप बैंक नोट छाप लो, लेकिन एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट 1 रुपीज, 1 रुपीज। ठीक है, जो ये 1 रुपीज होता है, ठीक है, 1 रुपीज जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 1 रुपीज होता है ना, इसको कौन छापता है, इसको कौन करता है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बात बहुत जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये बात तो हम जान गए कि इसकी सोल, ये सोल ऐसा है, अकेला सिंगल ऐसा है जिसको अथॉरिटी किस चीज की दे रखी गई है कि आप भैया करेंसी छाप सकते हो। ठीक है, इसको सोलली बता रखा है कि आप करेंसी छाप सकते हो। लेकिन 1 रुपीज का जो नोट और कॉइन है, जो 1 रुपीज का नोट और कॉइन है, उसे किसे बोला गया है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये आप लिख लो अपने कॉपी में, अगर कॉपी लेके बैठे हो तो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो भारत सरकार के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको सोलली है कि वही क्या 1 रुपीज का कॉइन या फिर नोट को इशू करेगा। ठीक है, बाकी सारी जितने भी है हमारे 1000, 2000 के, सॉरी अब तो 1000 है ही नहीं, 2000 के है, 500 है, 100 है, सब ये करेगा। ठीक है, ये चीज हो गई पहला फंक्शन आरबीआई का कि क्या था? करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी बहुत सिंपल था। चलिए अगला फंक्शन जान लेते हैं इसका। अगला फंक्शन अगर देखें तो अगला फंक्शन क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेकंड फंक्शन है इसका, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा सर एक बात बताइए, गवर्नमेंट का मतलब है तो क्या सिर्फ मोदी जी वाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए? नहीं, देखिए गवर्नमेंट की बात करें तो ऑल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट। सोल है, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये नहीं बोल देना कि ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है सबको, ठीक है, ये बैंकर है उनका भी। ठीक है सर, बैंकर इन द सेंस, किस सेंस में बोलना चाह रहे हैं, क्या मतलब बैंकर? देखो बैंकर इन द सेंस, कैसे बैंकर है? तो बैंकर क्या है? एक जैसे एक सिंपल बैंक होता है उस तरीके की फंक्शनिंग करती है। उनके फाइनेंशियल एडवाइजर भी होते हैं, उनके एजेंट भी होते हैं। ठीक है, जैसे एक बैंक काम करता है एक्सेप्टिंग और डिपॉजिटिंग, उस तरीके का काम करता है। रिजर्व बैंक जो है गवर्नमेंट का एक करंट अकाउंट मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जरूरत पड़ने को गवर्नमेंट को लोन भी देता है।
ठीक है। कई बार गवर्नमेंट उनसे पैसे ले लेती है, ट्रेजरी बिल उनको देके, ठीक है, बहुत सारी चीजें बॉन्ड्स को करके। एजेंट, एक इसमें शब्द आया था एजेंट, मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। जो वर्ड क्या आया था एजेंट, कि सर एजेंट, एजेंट इन द सेंस क्या कहना चाह रहे हैं कि एजेंट कैसे करेगा, ये वर्ड को ध्यान रखिए कि सर एजेंट कैसे बन जाएगा। ठीक है, एजेंट इन द सेंस कहा गया था कि इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जितने भी पब्लिक डेप्थ हैं उसको भी मेंटेन करने का इसी को कार्य दिया गया है, कार्य दिया गया है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया सब दूसरा फंक्शन। क्या था दूसरा फंक्शन, कि एक लीगल एडवाइजर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा, एक एजेंट के द्वारा उसको बैंकर, एक बैंक के तरह, बैंक जो है, जो सेंट्रल बैंक है हमारा, उस तरीके से हमारे गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। ठीक है सर। अब सर सब कुछ तो बता दिया, हमने ये भी सुना है कि ये जो आरबीआई होता है ना, ये बैंकर्स बैंक होता है। बिल्कुल सही सुना है आपने कि बैंक का भी बैंक होता है ना, बैंकर्स बैंक। क्या होता है, बैंकर्स बैंक। ठीक है, क्या होता है, बैंकर्स बैंक। बैंकों का भी बैंक होता है। और इसमें एक वर्ड अगर और जोड़ दे तो कोई बुराई नहीं है कि सुपरविजन भी करता है बैंक का, है ना, उन्हें देखभाल भी करता है। ठीक है, करते करते क्या करता है आरबीआई, सबसे पहली बात अगर हम करें इसमें, तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कस्टोडियन। ठीक है, कस्टडी किस चीज की लगता है, तो रिजर्व की लगता है। जो इनका CRR होता है, क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है बैंकों का, अब सबको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। बैंक को कुछ सर्टेन अमाउंट आरबीआई के पास जमा कराकर रखना पड़ता है, उस अमाउंट को ही रिजर्व कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, जो एक सर्टेन कुछ अमाउंट होता है, स्पेसिफिकली बताया जाता है, उतना अमाउंट हर कॉमर्शियल बैंक को जमा कराना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, कस्टोडियन क्या चीज का होता है, तो कैश रिजर्व का होता है। ठीक है, कस्टोडियन किस चीज का होता है, कस्टडी किस चीज की रखता है, तो कैश रिजर्व की रखता है। ठीक है सर, दूसरी बात बताइए। तो दूसरी बात की बात करें तो दूसरी बात क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये बहुत जरूरी बात है। लेंडर ऑफ क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सर वो रिजॉर्ट घूमने वाला रिजॉर्ट नहीं, वो घूमने वाला रिजॉर्ट नहीं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है, जैसे कि कई बार हो जाता है कि आजकल हम बहुत सुनते हैं कि कई बैंक फेल हो जाते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो पब्लिक है वो तो हंगामा कर देगी, तो जो पैसे होते हैं ना, पैसे पब्लिक के, क्या करता है आरबीआई, इनको हेल्प कर देता है उस समय पे। क्या ऐसे हेल्प कर देता है, क्या अपने जेब से पैसे देता है, नहीं, लोन दे देता है, सर्टेन टर्म एंड कंडीशन करके उनको लोन दे देता है, और जितना भी उनका जरूरत होता है वो दे देता है। इसीलिए इसे कहा जाता है लास्ट रिजॉर्ट, मतलब तुम ही माई बाप और कोई नहीं। अगर आप लास्ट में यही जाओगे ना, लास्ट में अगर आदमी सारी परेशानियों से घिर जाता है तो आखिरी में किधर जाता है, भगवान के पास। बैंकों का भगवान कौन है, तो वो है भैया हमारा आरबीआई। आरबीआई क्या है, हमारा भगवान है। और भगवान के पास जाएंगे तो मदद तो करना ही, तो मदद कैसे करेगा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडिंग लोन देता है। ठीक है, ये चीज लिख लेना कि लेंडिंग में कुछ और नहीं देता है, इनको बस लोन दे देता है। ठीक है, ये हो गया। एक और है इसका, ठीक है, इसको किधर लिख दें, रुको इधर ही कहीं लिख देते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, वो हो जाता है। ठीक है, कस्टडी जो रखता है, किसकी रखता है, तो कैश रिजर्व की। ठीक है, कैश रिजर्व की। दूसरी चीज हमने देखी क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब सोलली है, अकेला ही बच जाता है कि अब कहीं मदद करने कहां चले जाएं, मदद करने तो यहीं जाएंगे ना बस। अब क्लियरिंग हाउस। ठीक है, अब सर क्लियरिंग हाउस क्या है, हाउस क्या घर में पैसा रखेगा क्या, नहीं, देखो भाई, घर में पैसा ऐसा नहीं रखता है। अभी हमने पढ़ा कि जो सेंट्रल बैंक होता है कुछ सर्टेन अमाउंट जमा कराता है अपने पास कैश रिजर्व रेशियो में। कई बार क्या होता है, बैंक एक दूसरे से भी तो उधार ले सकते हैं, आ सकता है ना ऐसा सिचुएशन कि बैंक ने मान लो आपसी में उधार ले लिया हो, बोला हो कि भाई चलो तुम ही हमको पैसा दे दो, और मान लो बैंक पैसा लेके फिर पैसा दे नहीं रही हो और दोनों झगड़ रहे हो,
अब एक ही घर में मान लो बैंक जब सारे एक साथ है तो समझ लो एक परिवार है। अब परिवार में झगड़ा होगा तो सही नहीं है। तो आरबीआई जो है, इनका जो हेड है आरबीआई, वो क्या कहता है, जो मेन पर्सन है, जो मुखिया है, वो कहता क्या है कि ठीक है, तुमने जो कैश रिजर्व रेशियो रखवाया था ना हमारे पास, जो कैश लिखवाया था ना, उस कैश को उठाऊंगा और मैं इनको सेटल कर देता है। इसी तरीके से क्लियरिंग हाउस में क्या करता है आरबीआई, तो जो भी इनका पैसा होता है, क्योंकि आरबीआई तो कुछ होल्ड करता है ना इनका कैश रिजर्व, तो उसी में से इनका जितना भी पैसा होता है उसको दे देता है। ठीक है, क्या होता है सर, मान लीजिए जितना भी पैसा है वो सारा पैसा उठा के दे देता है। तो यही था इसका दूसरा फंक्शन, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर या सुपरविजन जो भी कहे आप। ठीक है, अगला फंक्शन देख लेते हैं, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है साहब, बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं कि क्या है कि कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई की बात करें तो बहुत ही जरूरी टॉपिक आता है, जो मैं 5 टॉपिक बताऊंगा जो बहुत ही जरूरी है। कोशिश करिएगा कि इन सभी जानकारियों को आप लिखते जाएं, क्योंकि इतना जरूरी है, क्योंकि चलते फिरते कोई भी पूछ देगा। अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो कोई भी पूछ देगा चलते फिरते कि बताओ भैया जरा ये क्या होता है, तो पूछ दिया तो कैसे बताओगे, यहां से बताओगे। तो क्या बोला मैंने, कंट्रोलर किस चीज का है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ठीक है, मनी सप्लाई किस तरीके से मनी सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, मनी सप्लाई आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं बहुत अच्छे से। ठीक है, पिछली वीडियो में नहीं देखा है तो जाके देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब देखो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, 5 चीज इसमें देखेंगे बेटा। रेपो रेट, क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है बैंक रेट, क्या होता है बैंक रेट। ठीक है, क्या होता है रिजर्व रेपो रेट, क्या होता है रिजर्व रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट है तो रिजर्व रेपो रेट भी होता है। ठीक है, क्या होता है एसएलआर, क्या होता है सीआरआर। ठीक है, क्या होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या होता है ये। अब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर 2 चीज आती है, अभी देखते हैं सारी चीज। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है साहब रेपो रेट। अगर रेपो रेट की बात करूं, बहुत सबसे पहले ये 1 सेकेंड आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए क्योंकि अब मैं रब करूंगा। ठीक है, हमारा बोर्ड लैकनेस ऑफ रिसोर्स, ठीक है, लैकनेस ऑफ रिसोर्स, बोर्ड की कमी है हमारे पास। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए, चलिए यही मिटा देते हैं। ठीक है, ये मिटाते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट। ठीक है, सबसे पहले हम रेपो रेट की अगर बात करें तो रेपो रेट कहता क्या है। ठीक है, रेपो रेट ये कहता है भाई कि जब भी बैंक को, ठीक है, जब भी बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है, अभी बात करें लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, वो आरबीआई से कुछ सर्टेन अमाउंट ले लेता है। ठीक है, तो रेपो रेट वही होता है जिस दर पर, जिस इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंक को लोन देती है। ठीक है, जिस भी दर पर आरबीआई बैंक को लोन देती है उसकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको देती है और उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अभी करेंटली क्या है रेपो रेट, तो ये 4% कुछ चल रहा है रेपो रेट अभी करेंटली की अगर बात करें तो यही होता है कि जब सेंट्रल बैंक दे देता है। ठीक है, ये बात आई होप मुझे आपको लगता है कि मुझे आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगला क्या है, अगला चलिए मैंने लिखा था बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट भी डिस्कस करते हैं। बैंक रेट जस्ट थोड़ा सा इसको अगर एक्सटेंड कर दें इसी चीज को, कि जब उनको लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट में क्या बोला, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए कुछ पैसे दे देता है। ठीक है, जो पैसे क्या फ्री में दे देता है, नहीं, जिस दर पर देता है, जिस इंटरेस्ट पर देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, जिस दर पर देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो सर बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट मैंने आपको बताया ना, जब लॉन्ग टर्म नीड होती है। ठीक है, जब भी आरबीआई लेंड करता है, क्या करता है, जब भी आरबीआई लेंड करता है मनी को, ठीक है, मनी को लेंड करता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक को जब पैसा देता है, कब, लॉन्ग टर्म नीड के लिए, उसकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट या नीड के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साहब बैंक रेट, वही होता है बैंक रेट। इसके बाद एक टर्म आया रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, रिजर्व रेपो रेट की अगर बात करें, ठीक इसका उल्टा है।
ठीक है। अब ऐसा हमेशा तो नहीं होता है ना, कोई भी बैंक का एग्जांपल ले लो, मान लो कोई जॉनसन एंड जॉनसन बैंक है, कुछ समय पहले तक उसके पास कमी थी पैसों की, अब पैसा इतना हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि लोन बांटते कि कहां ले जाए, ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खूब लोन बांटने लग जाएगा। इस सिचुएशन में क्या हुआ, अब आया रिजर्व रेपो रेट। अब रिजर्व रेपो रेट ने करा क्या, रिजर्व रेपो रेट आरबीआई के द्वारा ही बनाया गया है। जब भी किसी बैंक के पास अगर एक्सेस फंड है, वो अपने फंड को ले जाकर आरबीआई में रखवा सकती है और आरबीआई उस रेट पे, उसी पैसे के जितना पैसा होगा उस पे एक इंटरेस्ट देगी उन्हें, और आराम से कॉमर्शियल बैंक कुछ फायदा कमा सकता है। उस रेट को रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट जब कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, लेंड करती है मनी, लोन नहीं लेंड करती है मनी रिजर्व बैंक। और रिजर्व रेपो रेट क्या है, रिजर्व रेपो रेट जब इनके पास एक्सेस फंड है तो ये आराम से जाके रखवा दें और इंटरेस्ट दे देगा रिजर्व बैंक। इंटरेस्ट दोनों सिचुएशन में, एक में इनको देना पड़ेगा, एक में चाहे तो रिजर्व बैंक से जाके ले सकते हैं। ठीक है साहब। अगला क्या आता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, बहुत देर से हम बोल रहे थे ना कि CRR CRR आ गया साहब, CRR आ गया, CRR कैश रिजर्व रेशियो। बहुत देर से बोल रहे थे कि CRR रखना पड़ता है, हैव टू मेंटेन CRR, लेकिन CRR है क्या सर, बता तो दो। सुन, CRR के बारे में अगर कहा जाए तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, नेट डिमांड और लाइबिलिटी। एक समय पर जब किसी भी बैंक बनता है तो उनको कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। कहां पर रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक के पास उनको कुछ अपना रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, रिजर्व रखना पड़ता है उनको, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी टू केप्ट बाय द कॉमर्शियल बैंक विथ सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है। ठीक है, उसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अच्छा सर, तो क्या ये, अच्छा एक बात बताइए, पिछली वीडियो में आपने बताया था ना कि बैंक को भी कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है, सही पकड़े हैं एकदम, वही रह के चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। रुक जाइए, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको देखते जाइए और मजा आ जाएगा ये पढ़ के, आज कुछ सीख के जाएंगे। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसके अंदर हमने सबसे पहले देख लिया CRR, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ रिजर्व, जो रिजर्व होता है या कैश ही है, उसको सेंट्रल बैंक के पास कौन रखता है, कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास कॉमर्शियल बैंक रख देता है। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया, तो अब दूसरा क्या हो गया, SLR। ठीक है, SLR अभी मैंने बताया था ना कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ पैसा इन लोगों को खुद के पास भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो कुछ पैसा क्या है, वो कुछ पैसा यही है SLR। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या होता है, ये जो होता है इसका ठीक उल्टा है, कुछ पैसा जो मेंटेन करेगा बैंक अपने पास, उसी को कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये तो हो गया मॉनेटरी कंट्रोल कैसे करता है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट, CRR, SLR सब कर लिया। ठीक है, एक और आता है, एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये देख, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन का, अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन का मतलब ही कहिए एक हद, मार्जिन तक। ठीक है, एक मार्जिन की बात करें, मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो जब भी कोई लोन लेने जाता है तो बैंक को सिक्योरिटी रखवाता है। मान लीजिए गोल्ड लोन है, तो उस गोल्ड लोन लेने अगर कोई बंदा गया है तो उस गोल्ड लोन का अगर आरबीआई ने कहा है कि 40% ही लोन देना है सिक्योरिटी का, अब मान लीजिए आपने 1 लाख की चीज रखवाई, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो 1 लाख ही दे देगा। क्यों नहीं देगा 1 लाख, क्योंकि मान लो आप लेके भाग के तो क्या फायदा होगा बैंक का। इसीलिए बैंक क्या करता है, उसमें एक सर्टेन अमाउंट रख देता है, या तो उसका आपको 40% देगा या 60% देगा, उसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। इसी के साथ ये फंक्शनिंग ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक खत्म हो गई। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े, थोड़ा दिमाग भी खराब हो गया एकदम करते करते, मजा आया। अगर चैनल समझ में आया हो, सब कुछ समझ में आया हो, देखिए बोल भी नहीं पा रहा, सब कुछ समझ में आया हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का लास्ट वाइसरॉय। ठीक है, अगली वीडियो में इसका आंसर जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।